नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले जय श्री राम, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज जो है आप सभी को मैं एमएससी मैथमेटिक्स सेम टू का क्या क्या पढ़ना होगा वो बताने आया हूं, और साथ ही साथ पेपर नंबर 7 भी पढ़ाने आया हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप ये समझिए, सेम टू में, और जैसे कि आप लोग सेमेस्टर 2 पढ़ने से पहले, एमएससी पढ़ने से पहले, एमएससी मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले आप कुछ करे ना करे जय श्री राम बोल दीजिए। कमेंट सेक्शन में भी जय श्री राम बोल दीजिए, जय सिया राम बोल दीजिए, और कुछ लिखे ना लिखे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे जरूर लिख दीजिए, क्योंकि कोई भी काम को शुरू करने से पहले प्रभु की नाम जप करना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, नाम लेना बहुत आवश्यक है, इसी से आपका बेड़ा पार होगा। ठीक है ना, ये सब तो समझ रहे हैं, सेकेंडरी चीज है, लेकिन ये प्राइमरी चीज है, आपकी ये प्राइमरी चीज। कोई भी धर्म से हो, लेकिन जय श्री राम जरूर लिख दीजिए, तभी आगे जो है कि पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, विश्वास मानिए। मेरे कई ऐसे मित्र हैं, ठीक है ना, कई अन्य धर्मों से भी है, ठीक है ना, और कई अन्य समुदाय से भी है, लेकिन जब कभी भी हम ये चीज मैंने प्रैक्टिकली देखा है, राम का नाम लीजिए, है ना, कृष्ण का नाम लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, आपका पढ़ाई का शुरुआत बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और एकदम आपको जो है कि सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए कमेंट सेक्शन में कुछ लिखे ना लिखे जय श्री राम जरूर लिख दीजिए, है ना। हरे कृष्ण हरे राम ये अगर लिख पाए तो और अति उत्तम। ठीक है ना, राम हरे हरे। अब आइए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर 2 में देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, पेपर नंबर 5 है कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीज है। ठीक है, तो इसको पढ़ाने के लिए अभी चूंकि इसमें ओपीएस नहीं लगा हुआ है, तो ओपीएस खोल के रख देता हूँ। ठीक है ना, ओपीएस लगाना पड़ेगा, तो ओपीएस लगा देंगे, साइड में है इसका ड्राइव, तो वहां पर मैं लगा दूंगा, तो ये कंप्यूटर बन जाएगा। तो फिर मैं कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग इसमें आपको टर्बो सी डाउनलोड करके सिखा सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए पेपर नंबर आपको, देखिए कुल मिलाकर के 4 पेपर पढ़ना सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 1 में जैसे कि आपने 4 पेपर पढ़ा था, और पेपर नंबर 6 आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शंस पढ़ना है। और देखिए पेपर नंबर 7 जो है कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस पढ़ना है, और आज मैं टेंसर कैलकुलस ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और पेपर नंबर 8 जो है कि एनालिटिक डायनेमिक्स एंड ग्रेविटेशन पढ़ना है। तो ये 4 पेपर आपको पढ़ने हैं। और सबसे पहले मेरे गुरुजनों को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ही अपने ज्ञान के कह सकते हैं सागर से हमारे बुद्धि को सींचा है, और तभी जाकर के मैं इस काबिल बन पाया हूं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ करके आप सभी को मैं पढ़ा पा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक प्रणाम करता हूं। आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस आप लोग को 3 घंटा होता है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, 3 घंटा दिया जाएगा एग्जाम में, और 9 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से 4 क्वेश्चंस बनाने रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। तो इसमें देखिए 4 यूनिट्स रहते हैं, 4 यूनिट्स में 2-2 क्वेश्चन पर यूनिट से आपको दिया जाता है एग्जाम में। यूनिट नंबर 1 देख सकते हैं क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 भी देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना, अच्छा, इसके बाद यूनिट नंबर 3 भी देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, यूनिट नंबर 4 आज मैं स्टार्ट करूंगा, तो जब मैं यूनिट नंबर 1 पढ़ाऊंगा, 2 पढ़ाऊंगा, 3 पढ़ाऊंगा, तो उस समय मैं उसको भी डिटेल डील कर दूंगा। तो यूनिट नंबर 4 में आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस फिक्स हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन मतलब 28 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस 1-1 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है ना, जो एमसीक्यूज होते हैं उस टाइप के। तो कुल मिलाकर के इस यूनिट 4 से आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो क्यों ना इसी को पहले कंप्लीट कर लिया जाए बहुत अच्छे से। ठीक है ना, और कोई भी आप 2 यूनिट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 4 यूनिट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको चारों का चारों यूनिट पढ़ा दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। यूनिट नंबर 4, इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 2 पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी यूनिट नंबर 4 पढ़ा रहा हूं आप लोगों को।
तो टेंसर और टेंसर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, फिर कोशेंट थ्योरम पढ़ाऊंगा, मैट्रिक टेंसर पढ़ाऊंगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। और याद रहे कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो जो शुरुआत के जितने भी टॉपिक्स होंगे, 2-3 टॉपिक्स, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और अच्छा, वही बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर का, है ना, जो एमसीक्यू आता है उसमें। तो इसीलिए जो पहले के 2-3 लेक्चर होंगे उसको भी आप लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है ना, उसको भी आपको समझना है। नेक्स्ट है रेफरेंसेस। कुछ बुक्स है यहाँ पर रेफरेंसेस है, JN शर्मा, AR वशिष्ठा वगैरह वगैरह, देख सकते हैं आप, है ना। ये आपके यूनिवर्सिटी BBMQ और भी अन्य यूनिवर्सिटी से अगर आप देख रहे हैं, BBU से देख रहे हैं, SKMU से देख रहे हैं, रांची यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, LNMU से देख रहे हैं, भागलपुर यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी मतलब हमारे इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से आप क्यों ना देख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, ठीक है। बस आप देख लीजिए कि आपका सिलेबस मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं पढ़ाने से पहले ही आप लोगों के साथ सिलेबस डील कर दे रहा हूँ, है ना। देखिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर नंबर 7 है, यूनिट नंबर 4, ठीक। डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस नाम है, ठीक है, पेपर का। टेंसर आज हम लोग पढ़ेंगे ना, बेसिक्स टर्म्स को पढ़ेंगे। x टू दी पावर i, है ना, ये आपका एक प्रकार का नोटेशंस है, ठीक है। i इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 n कीजिएगा तो x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 3 डॉट 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 ऐसे चलते चला जाएगा, ठीक है। xi आप देख सकते हैं i इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 n, तो ये x1 x2 इस प्रकार से ये तरीके से नोटेशन है। ऊपर में x टू दी पावर i है, नीचे में j है, तो ये i इक्वल्स टू 1 से लेकर के 2 तक अगर रन करेंगे, j इक्वल्स टू 1 से लेकर के 2 तक रन करेंगे, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने मिलेंगे, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो आपको 4 ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, है ना। 2 आपका i के लिए और 2 आपके j के लिए, तो 2 इंटू 2 4 आपके ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से xi और j, तो इसमें i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n और j इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने मिलेंगे, n इंटू n, यानी कि n स्क्वायर इसमें ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये भी कुछ नोटेशन है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो आगे इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, ये नोटेशन आप देख रहे हैं, सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर के n, ai और bi, तो याद रखिएगा जब ये नीचे वाला i और ऊपर वाला i सेम हो जाए ना, तो उसका मतलब होता है a1 b1 प्लस a2 b2 a3 b3 an bn, मतलब i का वैल्यू 1 देंगे तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर 2 देंगे तो यहाँ पर भी 2 देंगे, तो i का वैल्यू जैसे जैसे वेरी कीजिएगा तो ये चीज आपको मिलेगा। ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, जब भी नीचे वाला और ऊपर वाला, अब इस ये नीचे वाला ऊपर वाला, अभी आप नीचे वाला ऊपर वाला ही समझिए, बाद में बताऊंगा ये जो है कि सब स्क्रिप्ट है और ये सुपर स्क्रिप्ट है, मैं बताऊंगा, इसीलिए अभी नीचे वाला ऊपर वाला ही मैं बोल रहा हूँ। इसको नीचे वाला कहते हैं, इसको ऊपर वाला कहते हैं, आप ऐसा अभी ठेठ भाषा में समझिए। जब मैं इसके बारे में इसका नामकरण कर दूंगा तो आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये लोअर इंडेक्स या अपर इंडेक्स जब आपस में बराबर हो जाता है तो इसका मतलब होता है समेशन, ठीक है। इन टेंसर अलजेब्रा, ये आइंस्टीन समेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए, तो ये जो है ना, ये ऊपर नीचे अगर सेम हो जाता है तो इसको क्या कहता है, डमी इंडेक्स कहते हैं, डमी इंडेक्स i और i। तो यहाँ पर i का वैल्यू 1 देंगे तो a1 b1 हो जाएगा, a2 b2 हो जाएगा, e3 b3 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 an bn। इसका मतलब होता है आइंस्टीन समेशन। क्या होता है, आइंस्टीन समेशन होता है। अब देखिए, अब इसका नामकरण करते हैं। ये ऊपर में j है तो उसको कहते हैं अपर इंडेक्स, नीचे में है तो उसको कहते हैं लोअर इंडेक्स, ठीक है। व्हेन लोअर इंडेक्स एंड अपर इंडेक्स इज सेम, अगर ऊपर का अपर इंडेक्स और नीचे का लोअर इंडेक्स आपस में जब सेम हो जाए, बराबर हो जाए, देन समेशन इज हैपन, तब समेशन होता है। यानी कि xi yj अगर आपस में बराबर हो जाए, है ना, कह दिया ना, व्हेन लोअर इंडेक्स एंड अपर इंडेक्स इज सेम हो जाए, है ना, तो x1 y1 x2 y2 प्लस डॉट 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 xn yn ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे के बारे में, क्रोनेकर सिंबल के बारे में। क्रोनेकर सिंबल, तो डेल x1 और अपन डेल x1, तो इसका मतलब ये समझिएगा लॉजिक। देखिए, मैंने डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स, मतलब x को मैंने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया तो उसको मतलब 1 ही होता है। अब जब आप डेल बाई डेल y, अब जो है कि x को आप क्या करना चाह रहे हैं, लॉजिक समझिएगा, x को आप क्या करना चाह रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं, तो वो तो 0 ही होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये है क्रोनेकर सिंबल, है ना। तो क्रोनेकर सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स,
ये ऊपर और नीचे का सेम हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, ऊपर नीचे अलग अलग होता है इसका वैल्यू 0 हो जाता है। वेयर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, इस टेंसर, ये जो हम लोग टेंसर कैलकुलस पढ़ रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है जब आइंस्टीन ने जो एटम बम का हमें जो थ्योरी दिया है या फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है, सब इसी के मैथमेटिक्स पर जो है कि आधारित है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये डेल एक्स का पावर आई और ये डेल एक्स टू द पावर जे, तो इसको हम लोग डेल स्मॉल डेल आई और जे, तो इसको ऊपर वालों क्या कहेंगे सुपर स्क्रिप्ट, नीचे वालों कहेंगे सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखिएगा यहाँ पर एक समझिएगा, वेयर एक्स आई, ये जो एक्स आई है ना, ये जो एक्स आई है, ये आई इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 एन आर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप आई का वैल्यू 1 देंगे तो एक्स टू द पावर 1 मिलेगा, आप आई का वैल्यू 2 देंगे तो एक्स टू द पावर 2 मिलेगा, इसी प्रकार से एन तक आप जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आई और जे आपस में बराबर हो जाए, आई और जे आपस में बराबर होगा तो डेल एक्स टू द पावर आई और नीचे में एक्स टू द पावर जे है, तो ऊपर में देखिए आई है और नीचे में भी अगर हम जे कर दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 दे देगा, सिंपल सी बात है। देखिए आई का वैल्यू भी 1 दे दिया, जे का वैल्यू भी 1 दे दिया, तो इसका मतलब हो गया 1, है ना। अच्छा, आई और जे बराबर नहीं हुआ इन द सेंस, मतलब हो सकता है आई का वैल्यू आपने 1 दे दिया और जे का वैल्यू आपने 2 दे दिया, तो उस केस में ये 0 दे देगा। चूंकि क्या, चूंकि देखिए क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में क्या है कि x टू द पावर 1 को हम लोग x कह रहे होंगे, x टू द पावर 2 को हम लोग y कह रहे होंगे, है ना, x टू द पावर 3 को हम लोग z कह रहे होंगे, z कह रहे होंगे। तो ये अलग कोऑर्डिनेट्स में जब हम लोग चेंज करते हैं तब की बात है, मतलब सिंबॉलिक चेंज है, ये सिंबॉलिक चेंज है बस, और कुछ। तो ये बात हुआ कि अगर ऊपर नीचे का जो है कि आई और जे बराबर नहीं हुआ तो उसका वैल्यू 0 होता है, और इसी को कहते हैं क्रोनेकर सिंबल। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है डेल बाई डेल एक्स टू द पावर जे एक्स टू द पावर आई, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं डेल जे आई, और ये आई और जे बराबर होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, आई और जे बराबर नहीं होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, जो लोग बोकारो से है, क्योंकि उन लोगों का क्लासेस नहीं हो पाती है उनके कॉलेजेस में, तो उन लोगों के लिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई ये सब पढ़िए, ये सब से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है, और आपके एग्जाम में जो है कि पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। अब इन्हें प्लेन की बात करें, प्लेन में एक्स वाई जेड ही होता है। अगर 3D प्लेन की बात करेंगे, है ना, 3D स्पेस की बात करेंगे, क्योंकि स्पेस क्या है 3D ही है ना, तो अगर इस 3D स्पेस की बात करेंगे उसमें तो एक्स भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है, ठीक है। तो अगर प्लेन की बात करेंगे, 2D प्लेन की बात करेंगे, उसमें एक्स और वाई होता है। तो हम लोग अभी 2D पर ही बात कर लेते, चलिए एक्स और वाई, x मतलब x टू द पावर 1, y मतलब x टू द पावर 2। अब 3D प्लेन पर बात करेंगे तो x मतलब x टू द पावर 1, अच्छा y को हम लोग x टू द पावर 2 लिख सकते हो और z को हम लोग x टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ये जस्ट एक नोटेशन है, सिंबॉलिक नोटेशन है, नया नोटेशन है, कह सकते हैं। x y z भी 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, x y z 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डेल एक्स बाई डेल एक्स कीजिएगा तो 1 मिलेगा, डेल वाई बाई डेल वाई कीजिएगा तो 1 मिलेगा, डेल जेड बाई डेल जेड कीजिएगा तो 1 मिलेगा। अच्छा, डेल एक्स बाई डेल वाई कीजिएगा तो 0 मिलेगा, डेल एक्स बाई डेल जेड करेंगे 0 मिलेगा, क्योंकि आपने x को z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 0 ही होता है। डेल वाई बाई डेल एक्स कीजिएगा 0 मिलेगा, डेल वाई बाई डेल जेड कीजिएगा 0 मिलेगा, डेल जेड बाई डेल एक्स कीजिएगा 0 मिलेगा, डेल जेड बाई डेल वाई कीजिएगा 0 मिलेगा। फिर है x को हमने x टू द पावर 1 लिखा, y को हमने देख सकते हैं कि नया नया नोटेशन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये नया नया नोटेशन इस्तेमाल करने का पीछे का क्या रहस्य है, जैसे कि हम लोग x y z x से लेकर a b c d भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड है, 26 तक ही है। लेकिन जब भी हम लोग एटम बम जब भी ब्लास्ट करता है या फिर वो चेन रिएक्शन करता है तो उसमें क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, उसके न्यूट्रॉन पे जाकर के ब्लास्ट किया जाता है और ये 2 पार्ट में टूटता है, फिर ये 2, फिर अगला 2 में टूटता है, फिर ये 2 अगला 2 में टूटता है। इस प्रकार से 2 4 में बदलता है, 4 8 में बदलता है, 8 16 में बदलता है, 16 32 में। तो ये चेन रिएक्शन होता है। इन चेन रिएक्शन को समझने के लिए कोई फिक्स्ड हम लोग को नंबर लेकर के चलेंगे, फिक्स्ड नोटेशंस लेकर के चलेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग को मुंह की खानी पड़ेगी। जैसे कि ए से लेकर के जेड तक में अल्फाबेट्स टोटल 26 होती है, और अगर हम लोग एक्स के बदले एक्स टू द पावर 1 ले ले, वाई के बदले एक्स टू द पावर 2 ले ले, जेड के बदले जेड टू एक्स टू द पावर 3 ले ले, इसी प्रकार के हम लोग एक्स टू द पावर n तक जा सकते हैं। और हम लोग उसके
अंदर में जो ब्लास्ट हो रही है उसके पावर्स को हम लोग समझ सकते हैं कि उसमें कितना एनर्जी निकल रही है, ठीक है ना। ये पूरे कैलकुलेशंस को करने के लिए ही हम लोग जो है कि ये जो सिंबॉलिक नोटेशंस को चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग 3 डायमेंशनली स्पेस में जी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जो है कि 4 डायमेंशनल स्पेस में जी रहे हैं। एक्स वाई जेड के साथ साथ टाइम भी हम लोग को क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो हम लोग 4 डायमेंशन जो है कि 4 डायमेंशन स्पेस में जी रहे हैं, ठीक है। तो आगे से याद रखिएगा, हालांकि हम लोग एक्स वाई जेड ही कहते हैं, ठीक है। तो x को हमने x⁴ से रिप्रेजेंट किया, y को हमने x⁴ से रिप्रेजेंट किया, z को हमने x⁴ से रिप्रेजेंट किया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये एक जस्ट नोटेशन है, सिंबॉलिक नोटेशन है। आपको मैंने जो अभी बताया कि क्या क्या अभी बम ब्लास्टिंग, ये एटम बम, ये वो, ये सब नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, ठीक है। आगे मन करेगा इस फील्ड में रिसर्च के लिए तो आप लोग मास्टर डिग्री के बाद PhD जब करेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसी पर फोकस रहेगी, ठीक है। तो देखिए del(x⁴1/del(x), अब यहाँ पर इस चीज को समझेंगे कौन क्या है। जैसे ये x⁴1 है ना, इसको हम लोग कहते हैं x, और ये y⁴1 है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, y, ठीक है ना। अब देखिए ये z, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने ये पूरा नोटेशन यहाँ पे बता रखा है, ठीक है ना। x को x⁴1 हो गया, y को x⁴2 हो गया, z को x⁴3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर सिंपली क्या del(x/del(x) मतलब 1 हो गया, del(y/del(y) 1 हो गया, del(z/del(z) 1 हो गया। अब जरा समझिएगा del(x/del(x2), अब ये देखिए del(x2), ये x² मत पढ़िएगा, del(x2), तो x2 का मतलब क्या है जरा देखिए, तो y है, तो यहाँ पर y हो गया, इसीलिए तो 0 हो गया ना। ऊपर नीचे नोटेशन चेंज हो गया, ऊपर x है, नीचे में y है, फिर ऊपर में x है, नीचे में क्या है देखिए z है। इसको आप z पढ़िए, x³ को z पढ़िए, ठीक है, ये अलग नोटेशन है, ठीक है ना। अब फिर कहेंगे अगर x⁴ हो जाए तो हो सकता है वो टाइम हो जाए, x⁵ हो जाए तब वो कौन सा डायमेंशन होगा, अलग अलग डायमेंशन हो गया है ना। डायमेंशंस अब मतलब फिक्स नहीं है, बहुत सारा डायमेंशंस हो सकता है, ठीक है ना। स्टीफन हॉकिंस ने तो अभी तक जो है कि 10 डायमेंशंस के बारे में बता करके चला गया, स्टीफन हॉकिंस, ठीक है ना। इस सदी के आप कह सकते हैं महान वैज्ञानिक थे वे, है ना। उन्होंने बहुत सारे बारे में, बहुत सारे जो है कि साइंस के कह सकते हैं कि पर्दों को उजागर किया, है ना, कह सकते हैं। तो 10 डायमेंशंस के बारे में भी उन्होंने बता करके गया, और वो ये भी कह रहे थे कि 10 डायमेंशंस वैसा स्पेस होता है जहाँ पर ब्लैक होल वगैरह में जो है कि ये मिलता है। ये थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगेगा कि जब आप 10 डायमेंशंस में स्पेस में चले जाते हैं तो आप अपने पास्ट को भी, आपने फ्यूचर को भी, है ना, दोनों एक साथ साथ देख पाते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये मैंने आपको बताया अभी कि किस प्रकार से करना है आप लोगों को, ठीक है। ये क्यों 0 हो रहा है ना, ये चूंकि y है इसी वजह से। अब क्रोनेकर सिंबल्स के बारे में फिर से एक बार जान लीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। del(i)j, i = j होगा तो उस समय 1 होगा, i ≠ j उस समय 0 हो जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब i और j देखिए, i और j ऊपर और नीचे बराबर हो गया, ऊपर नीचे बराबर हो गया, तब यहाँ पर देखिए i1 दे, यहाँ पर i का वैल्यू 1 देंगे तो यहाँ पर भी i का वैल्यू 1 होगा, i का वैल्यू यहाँ पर 2 देंगे तो यहाँ पर भी i का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये सेम हो गया ना, ये सेम हो गया, ठीक है। जब सेम हो जाता है, ऊपर नीचे सेम हो जाता है तो इसका मतलब होता है समेशन, ठीक है। ऊपर नीचे सेम जब होता है तो उसका मतलब 1 होता है। अभी मैंने बताया ऊपर नीचे सेम होता है तो उसका मतलब 1 होता है, ऊपर नीचे सेम होता है तो उसका मतलब 1 होता है। तो ये कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है, तो ये i और j बराबर इसी वजह से ऐसा हुआ। तो 1 × n हो गया इसका मतलब वैल्यू, वेयर n इज ए डायमेंशन। n क्या बता रहा है, इसके डायमेंशंस को बता रहा है, ठीक है ना, n डायमेंशन है। तो ये जो del(i) ऊपर में i नीचे i, इसका मतलब n हो गया, ठीक है ना, समेशन हो गया। नोट, टेंसर इज ए जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर क्या है आपको तो मालूम ही है। अब टेंसर जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये है क्या, ये वेक्टर का ही जनरलाइजेशन है, मतलब वेक्टर का ही बड़ा भाई है, कह सकते हैं, ठीक है। टेंसर अलजेब्रा में फिर से एक बार समझ लीजिए, ऊपर में पावर रहे i तो इसको हम लोग 1 से लेकर के n तक वेरी कर सकते हैं, और ऊपर वाले i को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, नीचे वाले i को कहते हैं सब स्क्रिप्ट, ठीक है। ये सब देखिए, ये सब आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा लॉन्ग में, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक्स है ना, तभी आपको आगे समझ में आएगा। देखिए ऊपर में सुपर स्क्रिप्ट, नीचे में सब स्क्रिप्ट। देखिए ऊपर में सुपर स्क्रिप्ट, नीचे में सब स्क्रिप्ट जब बराबर होता है, ऊपर में सुपर स्क्रिप्ट और नीचे का सब स्क्रिप्ट दोनों जब आपस में बराबर होता है तो उसको कहते हैं डमी इंडेक्स। तो यहाँ पर डमी इंडेक्स कौन है, तो i डमी इंडेक्स है।
देखिए ऊपर में आई है, नीचे में भी आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डमी इंडेक्स कौन है भाई, तो यहाँ पर डमी इंडेक्स आई है, और जो बच जाए, जे बच गया तो उसको कहेंगे फ्री इंडेक्स। क्या कहेंगे, फ्री इंडेक्स, ठीक है। आप कोरोना का डेल्टा देख सकते हैं कितना बार मैंने आया, ये कितना बार ये टॉपिक आया, 3 बार घूम घूम के आया। क्यों आया, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ये मार्क कर लीजिए। ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है या फिर 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये आई और जे अगर बराबर हो तो उसका मतलब 1 और नहीं बराबर हो तो उसका मतलब 0। अब ये आई जे, ये ए जे के, अब आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं यहाँ पर डमी इंडेक्स कौन है। जो ऊपर नीचे सेम होता है उसको डमी इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पर जे देखिए ऊपर नीचे सेम है तो जे यहाँ पर डमी इंडेक्स हो गया, समझ गया ना। जे यहाँ पर क्या हो गया, डमी इंडेक्स हो गया, जे नीचे ऊपर भी जे, इसके लिए डमी इंडेक्स हो गया। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, डमी इंडेक्स को छोड़ करके लिख दीजिए। तो ए लिख दिए, डमी इंडेक्स को छोड़ दिए, जे छोड़ दिए, तो बचा क्या, आई और के, आई और के लिख दीजिए। बस इसका आंसर यही होगा। अब इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, आइए इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। आई जे और के का वैल्यू कहां तक वेरी करेगा, एन तक वेरी करेगा, 1 से लेकर के एन तक, ठीक है। डेल जे को क्या है, सबस्क्रिप्ट, आई को क्या, सुपरस्क्रिप्ट, एजे के, ठीक है। अब यहाँ पर लॉजिक समझिएगा, पहले जे को वेरी कराएंगे, क्यों, क्योंकि जे हमारा डमी इंडेक्स है। जो डमी इंडेक्स है उसको पहले हटाना पड़ता है। तो जे को हम लोग वेरी कराते हैं 1 से लेकर के एन तक। तो देखिए जे को हम लोग ले लेते हैं 1, जे को 1 लेंगे तो जहां जहां जे है वहां पर 1 ले लिए। फिर हमने बोला ना जे को 1 से लेकर के एन तक वेरी कराइए, तो 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, डॉट डॉट डॉट। तो 2 लेंगे तो यहाँ ऊपर नीचे, 3 लेंगे तो ऊपर नीचे, डॉट डॉट डॉट, एन लेंगे तो ऊपर नीचे, वेयर जे इज ए डमी इंडेक्स, ठीक है। इतना क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आई ए के है, फिर आई ए के है, आई ए के है, सब में। तो हम कर क्या रहे हैं, हम इस चीज को प्रूफ करेंगे ए टू द पावर आई के। अब एक काम कीजिए, आई का वैल्यू वेरी कराते हैं, आई का वैल्यू पुट करते हैं 1। तो देखिए आई का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हैं, यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो देखिए यहाँ पर आई का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर भी 1, आई का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 1, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया, डेल 1 1, इसका मतलब हो जाएगा 1, ठीक है। डेल 1 2, देखिए ऊपर नीचे अलग हो गया ना, आई जे अलग हो गया, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। इधर देखिए ये भी ऊपर नीचे अलग हो गया, इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया, डॉट 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 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। तो कुल मिला के ए टू द पावर 1 के मिल गया, ठीक है ना। अब आई का वैल्यू 2 पुट कीजिए। अब आई का वैल्यू 2 पुट करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, आई का वैल्यू 2 कहाँ पुट करेंगे, आई का वैल्यू ये देखिए, आई का वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए आई का वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 जब जैसे ही पुट करते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये अलग अलग हो गया, आई जे अलग हो गया, ये सेम हो गया, इसका मतलब 1 हो गया, ठीक है ना। ये ए टू के हो गया, ये बाकी बात 0 हो गया, तो ए टू के। अब आई का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ए 3 के हो जाएगा, सिमिलरली आई का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ए 4 के हो जाएगा, आई का वैल्यू 7 पुट करेंगे तो ए 7 के हो जाएगा, आई का वैल्यू आई पुट करेंगे तो ए आई के हो जाएगा। तो वही तो चीज बताना चाह रहे हैं ना, आई का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, आई का वैल्यू आई पुट करेंगे तो आई ए आई के हो जाएगा। तो वही चीज, तो ये वाई हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सिमिलरिटी हम लोग प्रूफ कर दिए कि डेल आई जे ए जे के का वैल्यू ए आई के होता है, प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से आप जो है कि इन दोनों को इन तीनों को भी, इन दोनों को भी प्रूफ कर सकते हैं, दूसरा तीसरा भी प्रूफ कर सकते हैं, खैर वो अलग बात है। पहले नोट पढ़ लीजिए, सुपर स्क्रिप्ट इंडेक्स एंड सब स्क्रिप्ट इंडेक्स आर सेम इन एनी डेल्टा, कोई भी डेल्टा के लिए अगर वो सेम हो जाए देन द इंडेक्स इज कॉल्ड डमी इंडेक्स। एंड आई जे जैसे यहाँ पर दिखाया गया तो यहाँ पर जे डमी इंडेक्स है। अच्छा, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं कि भाई ऊपर नीचे क्या सेम है, आई सेम है, डमी इंडेक्स यहाँ पर आई है, तो आप इसको एजे के प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए तो क्या क्या सेम है, आई मतलब सेम है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू इसका हो जाएगा एजे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप प्रूव कर सकते हैं कि भाई आई मैंने लिख दिया कि डमी इंडेक्स है, आई यहाँ पर भी डमी इंडेक्स है, लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा एन टपल्स का मतलब क्या होता है, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3 डॉट 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 x टू द पावर n। ये rn मतलब क्या, n डायमेंशनली वेक्टर स्पेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, r2 मतलब 2 डायमेंशनली वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर x और y को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 1 और x टू द पावर 2, y को लिख सकते हैं। r3 का मतलब x y z, यानी कि x का वैल्यू x टू द पावर 1, y का वैल्यू x टू द पावर 2 और z का वैल्यू x टू द पावर 3। r टू द पावर 4 क्या है, x y z और u, ठीक है ना। ये मैंने 4 डायमेंशंस का मतलब सिस्टम लिया हुआ है, जिसमें x को x टू द पावर 1 लिखा है, y को हमने x टू द पावर 2 लिखा है, z को हमने x टू द पावर 3 लिखा है और u को हमने x टू द पावर 4 लिखा है। r टू द पावर n का मतलब इसी प्रकार से है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये y है, इसको हम लोग x टू द पावर 2 लिखे, ये x है, इसको x टू द पावर 1 लिखे। इसका जो ये पॉइंट P होगा ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, ठीक है। ये ओरिजिन है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये सब तो आप जानते ही है। अब ये 3 डायमेंशनली स्पेस पर बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उस समय इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, ये x है, y है, ये z, ठीक है।
और चूंकि 4 डायमेंशन होगा तो यहाँ पर x⁴ हो जाएगा, 5 डायमेंशन होगा तो x⁵ हो जाएगा। तो ये 4th डायमेंशन 5th डायमेंशन को हम लोग प्लेन में नहीं प्लॉट कर सकते, क्या इसको हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए सर, पोलर में क्या होता है, जैसे कि वहाँ पर XYZ होता है, यहाँ पर क्या होता है थीटा और r होता है। जैसे जैसे थीटा मेरा बदलेगा वैसे वैसे r का मान भी बदलेगा, जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे r का मान बदलेगा। देखिए ये कोऑर्डिनेट देखिए, है ना, होता है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा कर्व ट्रेसिंग पढ़ा होगा क्लास सेमेस्टर नंबर किसमें सर, आपने सेमेस्टर नंबर 1 में कर्व ट्रेसिंग पढ़ा होगा, है ना। जो पुराने बच्चे हैं, पुराने नहीं वो नए बच्चे भी हैं जो NEP के द्वारा भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद भी जो आए हुए हैं, वे भी जो है कि कर्व ट्रेसिंग पढ़े होंगे। तो कर्व ट्रेसिंग में आपने क्या पढ़ा था याद कीजिए। मान लीजिए कार्डियोड है, तो कार्डियोड है तो ये बनता कैसे है, देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हो जाता है क्या हो जाता है r1, θ1। ये यहाँ पर रेडियस r1, ये रेडियस देख सकते हैं यहाँ पर इतना। अब यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा और बढ़ जाए इस जगह पर, देखिए यहाँ पर देखिए थीटा का मान बढ़ गया, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ठीक है। तो यहाँ पर r का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू घट गया, है ना। तो r2, θ2, तो यहाँ पर रेडियस बढ़ाने पर जो है कि नहीं सॉरी एंगल बढ़ाने पर रेडियस का वैल्यू घट गया, है ना। और यहाँ पर देखिए तो इस जगह पर 180 डिग्री एंगल है और रेडियस यहाँ पर बढ़ गया फिर से। तो यहाँ पर वही बात है ना कि थीटा पे डिपेंड कर रहा है मेरा रेडियस, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा या घटेगा मेरा रेडियस घटेगा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के बात समझ में आ गया। तो वहां पर क्या था सर, वहां पर ये x था, ये y था, ये x था, ये y था। x और y, x से परिवर्तन होने पर y में परिवर्तन होता था, ठीक है, यानी कि x मेरा इंडिपेंडेंट होता था, y हमारा डिपेंडेंट होता था। यहाँ पर भी वही सिलसिला हो रहा है, r, थीटा वाला पूरा प्रोसेस होगा। थीटा जैसे जैसे चेंज होगा r मेरा वैसे वैसे चेंज होगा। तो ये जो पोलर कोऑर्डिनेट होगा ये r, थीटा होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग एक संबंध को जो है कि प्रकाश डालने जा रहे हैं। संबंध किसका संबंध, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो क्या रहा है, इस चीज पे बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है। इसको आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है ना, बहुत ही इत्मीनान से इसको समझना है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा थीटा है, ठीक है, पता नहीं दिख भी रहा होगा कि रेड का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा थीटा है, ये हमारा r है। ये जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है ना सर, ये r, थीटा है, ठीक है, क्लियर है। अब मैं थीटा को x⁻2 लिख रहा हूं, x⁻2। अब ये x⁻2 क्या है, तो ये देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स का एक नया चेहरा। टेंसर कैलकुलस में हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स को, जैसे कि थीटा है ना, थीटा को हम लोग थीटा ना लिख करके x⁻2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x⁻2। यहीं पर बच्चा कंफ्यूजन होता है, यहीं पर बच्चा उलझ जाता है। तो थीटा को हम लोग x⁻2 लिखते हैं और r को हम लोग लिखते हैं x⁻1, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। r को हम लोग लिखते हैं x⁻1 और थीटा को लिखते हैं x⁻2। ये टेंसर कैलकुलस में पोलर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब r के जगह पर लिख देंगे सर हम लोग x⁻1। ये आप एकदम नया चीज देख रहे हैं, आज तक ना आपने देखा था ना सुना था। क्लास 9th में नहीं पढ़ा है, 10th में नहीं पढ़ा, 11th में नहीं पढ़ा, 12th में ये नोटेशन नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा। ये नया नोटेशन है, इसीलिए इसके लिए फेमिलियर होना पड़ेगा आपको। सबसे पहले फेमिलियर कराता हूँ। आइए, थीटा और r आपको मालूम है पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लोग जो थीटा और r लेते हैं, है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अब हम लोग थीटा को ना लेकर के x⁻2 लेंगे। कैसे लिखते हैं मैं फिर से बता दूं, x लिख करके उसमें बार लिखिए और 2 x⁻2, और पढ़ेंगे भी x⁻2 फिर x⁻1, ठीक है। अच्छा, r के जगह पर x⁻1 और थीटा की जगह पर x⁻2। तो ये हो गया नया नोटेशन। और ये नोटेशन किसमें है, तो भाई टेंसर कैलकुलस में, ठीक है ना, टेंसर। और पुराना नोटेशन में हम लोग क्या करते थे, कार्टेशियन में क्या करते थे, याद कीजिए, x लिख करके और y लिखते थे। लेकिन अब नया नोटेशन में x लिख करके y नहीं लिखते हैं। अब नया नोटेशन में कार्टेशियन में लिखते हैं x⁻1 और x⁻2। ये 2 का मतलब y है और x⁻1 का मतलब x है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ P है। P पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यही P पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन ये ओल्ड वर्जन हो गया। अपडेटेड वर्जन जैसे कि कंप्यूटर भी आता है i5, पहले डुअल कोर आया,
ठीक है ना। इसके बाद इसके बाद जो है कि क्वाड कोर आया, फिर ऑक्टा कोर आया, ठीक है ना। अब पता नहीं कुछ कोर, हेक्सा कोर भी आया, फिर ऑक्टा कोर आया, है ना। क्या क्या आ रहा है मार्केट में। फिर जनरेशन की बात करें तो बहुत सारा जनरेशन चल रहा है ना। फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। तो अब जनरेशन चल ही रहा है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इसमें भी अपडेट मांग रहा था, ठीक है। टेंसर कैलकुलस तो देखिए ये नया मैथमेटिक्स का ब्रांच है, तो मैथमेटिक्स का नया ब्रांच बनाने से नहीं होगा ना, उसमें हर एक चीज को जो जो चीज में अपडेट मांग रहा है उसमें अपडेट लाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर अपडेट किया गया है, नया वर्जन लाया गया है कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। नया वर्जन है भाई x बार 1, r को लिखेंगे x बार 1 और थीटा को लिखेंगे x बार 2। दिस इज द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक। और ये वही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x और y से रिप्रेजेंट करते थे, और यहाँ पर हम लोग x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3 इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक और बात जो कि आप लोग जानते होंगे, x बराबर हम लोग r cos थीटा पुट करते हैं और y बराबर हम लोग पुट करते हैं r sin थीटा। अब पूछेंगे आप कि ये क्यों पुट करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सर, ये मान लीजिए ये यहाँ पर ये x वेक्टर है और ये मान लीजिए वो ये y वेक्टर है सर, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट जो है कि r वेक्टर है, समझ रहे ना। और इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है सर। तो अब मान लीजिए कोई कहे कि सर cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्लास 10th वाला फॉर्मूला याद करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसका, देखिए तो बेस क्या हो गया, बेस नीचे वाला हो गया, है ना। x बार x वेक्टर, लेकिन वेक्टर ना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि cos थीटा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में कभी वेक्टर नहीं लगता है। इसीलिए एंगल तो भाई एंगल तो एंगल है ना। एंगल है ना एक ऐसा चीज है, आपको मैं बता दूं, एक एंगल का क्या होता है ना, जो यूनिट होता है, ठीक है। एंगल हो गया और एक सॉलिड एंगल हो गया, दो ही चीज का जो है कि वो स्केलर है, उसके बावजूद भी इसका जो है कि क्या है, यूनिट है। आपको मालूम होना चाहिए, आपने फिजिक्स में पढ़ा था क्लास 11th में। एंगल का जो है कि यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का होता है स्टेयर रेडियन। तो सोच सकते हैं कि कहां से कहां आपको चीजों को रिकॉल करने की आवश्यकता है। तो cos थीटा इक्वल टू b/h, बेस कितना है भाई x बार, x टू द पावर वेक्टर। तो वेक्टर ना लिख करके सिर्फ x लिखेंगे, नीचे में हाइपोटेनस कितना भाई r लिखेंगे, r, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो r यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू इधर ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो r cos थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से सिमिलरली आप देख सकते हैं sin थीटा क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर क्या है सर, परपेंडिकुलर y है, हाइपोटेनस क्या है सर, r है। तो यहां से आप y बराबर क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा। तो कुल मिलाकर यहाँ से भी ये प्रूफ हो गया। तो जो भी प्रूफ था मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब आप नहीं कहेंगे कि सर ये प्रूफ कैसे हुआ, ये कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो आपको अभी हमने दिखाया x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, क्या सर, है ना। तो x को हम लिखेंगे x का पावर 1, r को लिखेंगे क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया था ना x बार 2, r को हम लोग लिखेंगे, सॉरी r को हम लोग लिखेंगे क्या, x बार 1 और cos थीटा को लिखेंगे क्या, थीटा को क्या लिखेंगे x बार 2। तो ये नया सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है सर, और ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हो गया ना। फिर से एक बात समझिए, कंफ्यूज हो जाइएगा नहीं तो। x को हम लोग लिखे x टू द पावर 1, ये r को लिखे x बार 1, cos लिख करके थीटा को लिखे x बार 2, ठीक है। नया सिस्टम है, अपडेट होना पड़ेगा। जब सिस्टम अपडेट है ऑलरेडी तो आपको भी अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। अब y को हम लोग क्या लिखेंगे सर, y को लिखेंगे x2। ये कार्टेशियन सिस्टम है, लेकिन कार्टेशियन सिस्टम का ये बदला हुआ स्वरूप है ना, अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। अब r क्या है सर, r देखिए तो r क्या है, x बार 1 पढ़ते हैं। फिर साइन लिखिए, साइन लिख लिए। थीटा क्या है भाई, थीटा क्या है, x बार 2। आई होप आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा। अब सुनिए, tan थीटा बराबर, अच्छा इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जैसे कि देखिए x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो y बाई x होगा, y बाई x r मर जाएगा तो बचेगा क्या, sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा बचेगा, बुझ रहे हैं ना। अब इसी चीज को हम थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, बोलिए y बाई x, ठीक है। अब इसी में आपको और समझना होगा, थीटा को हम लोग क्या लिखे, x बार 2, ठीक है। और tan इनवर्स y के जगह पर क्या होगा बताइए तो, y की जगह पर क्या होगा, x2 और नीचे में, है ना, y को हम लोग क्या लिखे, x2 और x को लिखे x1। तो ये हो गया नया सिस्टम, है ना, ये हो गया हमारा नया सिस्टम। कार्टेशियन और पोलर में
कार्टेशियन और पोलर में रिलेशन, वो भी न्यू अपडेटेड वर्जन के साथ, वो भी न्यू अपडेटेड वर्जन के साथ। बार बार बातों को समझिए। सिर्फ कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट में हमने यहाँ पर रिलेशन ही नहीं दिखाया, उसका नया वर्जन ला करके आपके सामने रखा है, समझ रहे ना। सिर्फ मोबाइल नया लेने से नहीं होता है, उसमें उसका जो है कि सिस्टम मतलब प्रोसेसर भी नया होना चाहिए। बहुत कोई जो है कि स्नैपड्रैगन का लेता है, बहुत कोई और भी बहुत सारा आता है, हमको उतना याद नहीं है, ठीक है ना, आपको मालूम ही होगा, ठीक है ना, कुछ ही मार्केट में निकल चुका है, ठीक ना। तो अलग अलग प्रोसेसर आया हुआ मार्केट में, तो वो सब लेता है, ठीक है। अच्छा, हम लैपटॉप में थोड़ा बताते हैं, जैसे कोई इंटेल का प्रोसेसर लेता है, कोई AMD राइजन का लेता है, ठीक है ना। AMD राइजन का गेमिंग के लिए बहुत अच्छा पीसी होता है, आपको मालूम होगा। अच्छा, इंटेल जो है कि फॉरएवर है, मतलब वो हमेशा अच्छा बनाता है, बिल्ड क्वालिटी उसका बेस्ट है, ठीक है, कि उसमें थ्रेड्स की संख्या बहुत अच्छा होती है, काउंटेबल होती है, मतलब बढ़िया होती है, बेस्ट होती है, ठीक है। और इसमें जो है कि थ्रेड की संख्या उतना सही नहीं होता है आपका AMD राइजन में, उसका जो है कि प्रोसेसर हीट नहीं होता है, जल्दी हीट नहीं होता है, ठीक है ना। गेमिंग पीसी है ना, उसका GPU बेस्ड है, तो सबका अलग अलग क्वालिटी होता है, समझ रहे हैं। अच्छा, प्रोसेसर में भी बहुत सारा होता है, कुछ HX में होते हैं, कुछ H में होते हैं, कुछ U में होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग जानते होंगे, HX का क्या काम होता है, हाई परफॉर्मेंस होता है। देन U का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, मीडिएट परफॉर्मेंस करता है, बट इसमें जो है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन, बैटरी कंजप्शन कम लेता है, ठीक है ना। और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग कहने का मतलब इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देता है, 9 घंटा तक देता है, ठीक है ना। तो ये सब क्वालिटी है, प्रोसेसर्स की क्वालिटी है, बैटरीज की क्वालिटीज है। तो उसी प्रकार के यहाँ पर हमने दिखाया कि ये एक अपडेटेड वर्जन है भाई, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने रिलेशन बताया कि क्या है रिलेशन, है ना। चलिए वही है, देखिए x⁴1, r को लिख दिया x⁴1 और थीटा की जगह पर x⁴2, वही है x2, y का मतलब x2 और x⁴1, r का मतलब और sin थीटा का मतलब x⁴2। फिर देखिए ये x है, उसी चीज को बदले, यहाँ पर ये x⁴1 है cos, यहाँ पर x⁴2 है, ये r है, ये थीटा है। तो ये किसके किसके फंक्शन में है, ये x⁴1 का फंक्शन है और ये x⁴2 का फंक्शन, मतलब r और थीटा का फंक्शन है। तो ये नया फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट कर दिए और इस फंक्शन को भी हमने साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये साइन जो है कि किसका फंक्शन है, ये मतलब कि x2 जो है किसका फंक्शन है, x⁴1 का और x⁴2 का। लिख दीजिए x⁴1 और x⁴2। बस ये एक नया सिस्टम है सर, है ना, जिसको हमने लिखा है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसी को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, x⁴1 को क्या लिखेंगे, φ1 x1 और x2 का फिर फंक्शन हो जाएगा, ये उलट जाएगा, समझ रहे ना। इसी प्रकार से x⁴2 को sin1 x1 x2 का फंक्शन हो गया। r मतलब x² + y², थीटा मतलब tan + y/x पढ़ के आए हुए, तो r को x⁴1 लिखिए, x को हम लोग x1 लिखते हैं, y को हम लोग x2 लिखते हैं, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर थीटा को हमने x⁴2 लिखा था, अभी भी मैंने आपको करके भी दिखाया था, y को x2 लिखेंगे, x को x1 लिखेंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन SN बताएंगे। SN क्या है, SN इज द कलेक्शन ऑफ n टपल्स है, पॉइंट ऑफ रियल नंबर्स, पॉइंट ऑफ रियल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो SN से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, n टपल्स को। अच्छा, P क्या है, P भी एनी पॉइंट, P कोई भी पॉइंट है ऑफ SN, SN का कोई भी पॉइंट P है विद कोऑर्डिनेट्स x⁴1। मतलब P क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, P क्या है, P कोई कोऑर्डिनेट्स है सर, P कोई कोऑर्डिनेट, जैसे नहीं बोलते हैं x y एक कोऑर्डिनेट है, उसी प्रकार से P एक कोऑर्डिनेट है ना। P का कोऑर्डिनेट xy है, x, y है ना, ये ऑर्डर पेयर में है। तो उसी प्रकार से xi क्या है, इसको जरा समझना है। देखिए ये xi कुछ इस प्रकार का चीज है, x है, y है, z है, डॉट डॉट डॉट, ये है, अरे ये है। अब बोलेंगे कैसे, तो x का मतलब x हो गया, y का मतलब x2 हो गया, z का मतलब x3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये है, ठीक, क्योंकि i का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, डॉट। अब 1 देंगे तो x⁴1 होगा, उसका मतलब x होगा, 2 देंगे तो x⁴2 होगा, उसका मतलब y होगा, 3 देंगे तो x⁴3 होगा, उसका मतलब z होगा। हाँ, ये अभी कोऑर्डिनेट्स नहीं है, अभी ये जस्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स नहीं। कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए घेरना पड़ेगा, ठीक है। जब इसको घेर देंगे ना तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, n कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, x1 x2 डॉट 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 x3 डॉट 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 xn, n कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। तो वही देखिए घेर दिया ना, ये कोऑर्डिनेट बन गया। कैसे बन गया कोऑर्डिनेट, देखिए x i घेर देने से ही कोऑर्डिनेट बन जाता है। कैसे सर, क्योंकि x का वैल्यू आप 1 का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट n ले रहे हैं, तो ये x1 हो जाएगा, फिर x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, हमारे 3 तक लेके चलते हैं। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये इसका 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया,
समझ रहे ना, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होगी एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशनल सिस्टम बन गया। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर एक्स आई का क्यों रिप्रेजेंट किया, सुपर स्क्रिप्ट लेकर के क्यों रिप्रेजेंट किया, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एन कोऑर्डिनेट्स बनने वाला है और एबीसीडी तो फिक्स्ड है 26 तक, लेटेस्ट 26 है। तो फिर से समझिएगा, पी कोई भी पॉइंट है, एक स्पेस में कोई भी पॉइंट है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है कि 4 डायमेंशनल में वो 4 डायमेंशनली स्पेस में वो हो सकता है 10 डायमेंशन फिगर में है ना, हो सकता है जो कोई ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ रहा है तो उसको शायद 10 डायमेंशन या उसके ऊपर के डायमेंशंस के लिए हम अलग अलग कोऑर्डिनेट्स लेना पड़ेगा, उसलिए उस केस में ये कोऑर्डिनेट्स वो लेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसमें कभी एंगल के बारे में बात होगा तो वो एक्स बार आई ले लेगा, ठीक है ना, एंगल के बारे में, आर के बारे में, पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात होगा तो वो एक्स बार आई ले लेगा। एक्स बार 1 का वैल्यू अभी भी मैंने आपको बताया आर होता है, एक्स बार 2 का वैल्यू अभी भी मैंने बताया आपको कि थीटा होता है। ये सब मगज में रखना पड़ेगा, नहीं तो मगज मारी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए टेंसर कैलकुलस बहुतों को हार्ड लगता है। क्यों हार्ड लगता है, इसके नोटेशन ही जो है कि आपका सर खा जाएगा, ठीक है ना, याद रखना पड़ता है। जैसे हमको याद है क्या मैंने बोला, एक्स बार 1 क्या है, फट से बोलिए आर है, एक्स बार 2 क्या है, फट से बोलिए थीटा है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग एक रिलेशन देखने वाले हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसका रिलेशन अभी देखेंगे, कुछ अलग ढंग से देखेंगे, है ना, हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है, इसके ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में देखेंगे। तो इसको देखने से पहले आपको बहुत अच्छे से कॉप अप करना पड़ेगा, आपके माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये अपडेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आपको थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एसएन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एसएन मतलब एन टपल्स पर बात कर रहे हैं, एन टपल्स पर। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स आई का मतलब 1 देंगे, 2 देंगे, डॉट 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 एन, तो ये एक पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। x1 मतलब x to the power 1, x to the power 2 मतलब y, x to the power 3 मतलब z, ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे ब्रैकेट घेर देंगे ना, ये कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स, देखिए पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स में वेरी वेरी बिग डिफरेंस, मतलब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट्स दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं और वो किसी भी एक स्पेस में किसी फिक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेट्स। और पॉइंट जस्ट पॉइंट है ना, वो किसी स्पेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, वो तो 1 डायमेंशन है ना, लॉजिक से पॉइंट्स तो पॉइंट्स है भाई, है ना, किसी एक बिंदु को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, वो किसी स्पेस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। स्पेस में मौजूद किसी चींटी को रिप्रेजेंट करना हो, अच्छा चींटी तो स्पेस में नहीं रहेगा, चींटी तो 2 डायमेंशन में रहेगा। कोई पक्षी है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, या ब्लैक होल में कोई इंसान गिर गया तो बचेगा नहीं बचेगा वो अलग बात है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, उसके रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स लेंगे, है ना, और वो n डायमेंशंस में हम लोग ले सकते हैं, है ना। इसीलिए तो इस चीज का यहाँ पर आविष्कार किया गया है ना। तो एसएन क्या है भाई, n टपल्स है, n टपल्स के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट p बी एनी पॉइंट ऑन एसएन एक n टपल्स स्पेस कह सकते हैं, और p उसके अंदर एक पॉइंट है, ठीक है। और एक्स आई, देखिए इस चीज को पढ़ने के लिए ना, आपको समझने के लिए थोड़ा इमेजिनेशन पावर आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से आइंस्टाइन का था, थोड़ा तो उतना नहीं तो कुछ तो रखिए, तभी सीख पाएंगे। एक्स आई मतलब i = 1 2 3 डॉट 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 एक्स आई, फिर ब्रैकेट डाल देंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब एक्स बार आई क्या हो गया सर, वो हो गया r, और ये क्या हो गया, x1 x2 x3 x4 x5 x6 क्या हो गया, ये हो गया कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम का देखिए अभी हम लोग रिलेशन देख रहे हैं किसके साथ, पोलर सिस्टम से। पोलर में x to the power i आ गया, बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट, मतलब कोई एक स्पेस होगा जो कि उसमें एक कोई पॉइंट होगा, पॉइंट P, और उस पॉइंट P को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग x to the power i का ब्रैकेट ले रहे हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ये सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो इसी पॉइंट का रिप्रेजेंट करने के लिए x बार i का इस्तेमाल करेंगे। Be the coordinate of the same point with the respectively to another coordinate system। अब ये जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम या बोल रहे हैं पोलर सिस्टम, तो हो सकता है वो कार्टेशियन सिस्टम ना हो, वो हो सकता है पोलर सिस्टम ना हो, लेकिन ये सिस्टम को दूसरे सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये पहला सिस्टम हुआ, ये दूसरा सिस्टम हुआ, ये अनदर सिस्टम हुआ। तो इस सिस्टम के पॉइंट्स को हम लोग इस सिस्टम के पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट्स की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। इस सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग इस सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब, फिर से जरा पढ़िए, समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और ये आपको तभी बोर लगेगा जब आप जो है कि इमेजिनेशन पावर आपका अच्छा नहीं है। आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा है तो विश्वास मानिए आपको बहुत मजा आएगा,
बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। अगर आपका इस इमेजिनेशन पावर अच्छा नहीं है तो आपको एक थोड़ा मजा नहीं आ रहा होगा, इस चीज को मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, देखिए, लेट P बी एनी पॉइंट, P कोई भी पॉइंट है Sn विथ कोऑर्डिनेट्स x to the power I equals to 1 2 3 dot 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 and xi under the small brackets which is represent coordinate system, है ना, and this is the first coordinate system and x bar I is the second coordinate system, है ना। be the coordinate मतलब कोई पॉइंट P है सर, कोई पॉइंट P है तो उसको हम लोग xi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसी पॉइंट P को हम लोग जो है कि उसी पॉइंट P को हम लोग दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे x bar I। अब तो बात समझ में आ गई सर, ठीक है, x बार है ना। अच्छा, x बार I सिर्फ क्या है, ये उसका पॉइंट है भाई, पॉइंट है। अब ब्रैकेट लगा देंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा, उस नए अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए। ठीक है, तो अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम x बार I ब्रैकेट एंड द टू सिस्टम बी रिलेटेड बाय द इक्वेशन। अच्छा, इन दोनों सिस्टम को रिलेट करने के लिए हम एक इक्वेशन का भी इस्तेमाल करेंगे कि भाई x बार I ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x बार I इज द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, हालांकि ऐसा लगाएंगे तभी तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा। तो जस्ट आप समझिए इस पॉइंट को उस पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं। तो x बार I को रिलेट करने के लिए फाई I x1 x2 डॉट 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 xn का इस्तेमाल करेंगे। ये स्टार इक्वेशन हो गया, I इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 n तक लेंगे। ठीक है, अगर 1 लेंगे तो फाई 1 मिलेगा, 2 लेंगे तो फाई 2 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से वेयर ईच फाई I इज अ रियल वैल्यू कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एंड हैव कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स। मतलब ये जो फंक्शन है जो हम लोग लिए है स्टार वाला, ये कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड हैव कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स, और इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करेंगे। एंड द फंक्शनल डिटरमिनेंट जो होगा ये स्टार का, वो क्या होगा जरा देखिए तो, डेल बाई डेल x टू द पावर j फाई टू द पावर I, मतलब फाई 1 x1 फाई 1 x2। ठीक है ना, देखिए ऊपर में I 1 1 1 सेम रहेगा, नीचे में j का वैल्यू आप वेरी कीजिए 1 2 3 डॉट डॉट n, फिर ऊपर में देखिए 2 2 2 2 सेम रहेगा, नीचे वाला वेरी होगा 1 2 3 डॉट डॉट n, फिर ऊपर वाला सेम रहेगा n, नीचे वाला वेरी करेगा। ठीक है, और ये कभी भी जीरो नहीं होगा, जानते हैं क्यों? आइए थोड़ा रफ में बता देते कि ये जीरो क्यों नहीं होगा। विच इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए, चूंकि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म ही ना किया ना, तो इसको कहेंगे जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ये जीरो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आइए देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर देखिए रफ में ये चीज को समझिएगा, ये एग्जांपल से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जीरो नहीं होगा। देखिए x हमारा x टू द पावर 1 मतलब x हो गया, x बार 1 का मतलब r हो गया, और x बार 2 का मतलब हो गया थीटा, है ना। ठीक है, अब इसी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो x टू द पावर 1 है यानी कि x है, वो किसका फंक्शन है? तो x बार 1 और x बार 2 का, यानी कि r और थीटा का, यानी कि इसको लिख सकते हैं फाई 1 x बार 1 x बार 2। ठीक है, उसी प्रकार से साइन का भी लिख दिया। अब जरा समझिएगा यहाँ पर कैसे क्या आया, लॉजिक समझिएगा। देखिए सर, x1 इक्वल टू x बार 1 कॉस x बार 2। ठीक है, अब डेल x 1 बाई डेल x, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या होगा, हम सबसे पहले ये करेंगे, ये हमारा किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग x बार 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है ना, इसी x1 को हम लोग x बार 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब x बार 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये cos थीटा एज इट इज रहेगा, x बार 2 रहेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा समझिएगा, जरा समझिएगा, जब हम इस ये u है ये v है, इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसको एज इट इज छोड़ देंगे, x बार 2 छोड़ देंगे, प्लस लिख करके फिर हम लोग x बार 1 को छोड़ देंगे, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x बार 2। ठीक है, तो वही देखिए तो क्या हो गया, cos x बार 2। ठीक है, उधर हो गया माइनस साइन x बार समथिंग हो गया। अभी भी नहीं आया तो चलिए फिर से आपको एक बार समझा देते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं क्या हुआ, लॉजिक समझिएगा। ये x1 इक्वल टू x बार 1 cos x बार 2। ठीक है, चल अब क्या करना है बात को समझिएगा। हम सबसे पहले इसको पकड़ लेते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं। जब इसका डेरिवेटिव करते हैं डेल x1 अपॉन डेल x बार 1, तो ये देखिए इसका वैल्यू 1 हो गया, और ये cos x बार 2 ये छूट गया सर, ये छूट गया।
कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जब x बार 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो ऊपर वाला छोड़ ही ना देंगे, क्योंकि वो x बार 2 है ना। ये आप r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर वो ऊपर वाला तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, मतलब इसके साइड वाला तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे डेल x1 बाई x बार 2 करेंगे, x बार 2 करेंगे। जब x बार 2 करेंगे सर तो उस केस में सर आपका जो x बार 1 है वो कांस्टेंट रेट होगा, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x बार 2 हो जाएगा, है ना। और ये इसका मतलब हो गया माइनस x बार 1 साइन x बार 2, है ना, वही तो हुआ यहाँ पर। फिर इसी प्रकार से ये x2 को करेंगे, x2 को हम लोग x बार 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब x बार 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका मतलब 1 हो जाएगा और साइन x बार 2 छूट जाएगा। और इसी चीज को फिर जब हम लोग x बार 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये x बार 1 छूट जाएगा, साइन का cos हो जाएगा, cos x बार 2। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, जो डिटरमिनेंट वैसे निकलता है, ये हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बार 1 है ना, साइन स्क्वायर x बार 2 साइन है ना। अब ये यहाँ पर x बार 1 कॉमन ले लेंगे, उस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 होता है। और यहाँ पर थीटा है, x बार 2 का मतलब क्या होता है, थीटा होता है। x बार 2 का मतलब भी थीटा होता है, क्योंकि बार 2 है उसका मतलब थीटा होता है, 1 हो गया। और आप देख सकते हैं x बार 1 का मतलब क्या होता है, r होता है, और r कभी भी 0 होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर 0 होगा तो फिर वेक्टर की बात ही नहीं होगी, जब वेक्टर की बात नहीं होगी तो टेंसर की बात नहीं होगी। ठीक है, तो कुल मिला के देखा हमने कि डेल j जो है वो फाई आई एक्स आई, यहाँ पर देखे ना, ये चीज देखे ना, फाई आई और एक्स आई। ठीक है, तो ये जो है कि हमारा 0 नहीं हो रहा है। द फंक्शन फाई आई, समझ रहे हैं ना, फाई आई और एक्स आई। और फाई आई किसके बराबर था, तो एक्स बार आई के बराबर। देखिए फाई आई आपके एक्स बार आई के बराबर था, फाई आई एक्स बार आई के बराबर था ना, वही तो लिखा मैंने, एक्स बार आई और एक्स आई तो एज इट इज। तो ये 0 नहीं है। द फंक्शंस फाई आई आर द इंडिपेंडेंट, तो फाई आई क्या, आर द इंडिपेंडेंट एंड हेंस द इक्वेशन स्टार कैन बी सॉल्व फॉर द एक्स आई। मतलब स्टार जो है कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किसके लिए, एक्स आई एज द फंक्शंस ऑफ एक्स बार आई के लिए। ठीक है, विच गिव्स एक्स आई इक्वल्स टू फाई आई एक्स बार 1, मतलब इसको उलट करके लिख दिया हमने जस्ट। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर क्या लिखा था जरा देखिएगा समझिएगा। यहाँ पर हमने लिखा है एक्स बार आई इक्वल्स टू फाई आई समथिंग करके, मतलब अभी मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स, अभी हमने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की मदद से पोलर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की मदद से पोलर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया, या फिर आप कह सकते हैं कार्टेशियन मत कहिए, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से रिप्रेजेंट किया। अब इसका रिवर्स कर देंगे, अब इन सिस्टम की मदद से इसको, मतलब इसके सिस्टम की मदद से इनके सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इनके सिस्टम की मदद से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, अब इसके सिस्टम की मदद से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, इसको उलट कर देंगे। तो इसको उलट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एक्स आई x1 x2 x3 की मदद से हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, x बार आई को रिप्रेजेंट किया था। अब उलट कर दी, एक्स आई के मदद से, मतलब सॉरी एक्स बार, देखिए x1 x2 x3 x4 के मदद से हमने x बार आई को रिप्रेजेंट किया, मतलब x बार 1 x बार 2 x बार 3 को रिप्रेजेंट किया, डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग x बार 1 x बार 2 x बार 3 डॉट 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 की मदद से हम लोग एक्स आई को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि x1 x2 x3 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हुआ नया कोऑर्डिनेट सिस्टम डबल स्टार। अब देखिए इसको, इसका जब आप जैकोबियन निकालेंगे तो ये निकलेगा, देन इट्स जैकोबियन इज j डैश फाई आई अपॉन x बार j। ठीक है ना, ये x बार कहाँ था, वहां पर ये x बार ऊपर में था, ये उलट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, समझ रहे ना। और ये जो नीचे में एक्स आई था ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर में बार वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, उलट हो जाएगा। ठीक है ना, रिवर्स में काम कर रहे हैं ना, देखिए बार वाला नीचे आ गया और नीचे वाला जो x1 x2 x3 था वो ऊपर चला गया। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब चलिए हम लोग एक वीवीआई थ्योरम करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा, ये लिख लीजिए। ठीक है, कंफर्म आएगा। चलिए अभी हम लोग पढ़ सकते हैं, अभी टाइम है। थ्योरम देखिए क्या है, इफ j एंड j डैश, j पहले वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम का जैकोबियन है ना। अब दूसरे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कि देखिए जब पहला ट्रांसफॉर्मेशन किए x1 x2 x3 के मदद से, जब हमने x बार 1 को लिखा तो उसका जैकोबियन j है, और जब हमने x बार 1 x बार 2 x बार 3 के मदद से x1 x2 x3 को लिखा तो उसका जैकोबियन j डैश है। तो इन दोनों में बी द जैकोबियंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन स्टार एंड डबल स्टार, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार और डबल स्टार का जैकोबियन है भाई रिस्पेक्टिवली। देन
जेड इंटू जेडास का जो रिजल्ट होगा वो 1 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अगर ये एग्जाम में आया तो लेट पी बी एनी पॉइंट से लिखना होगा। अब ये क्या मतलब हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको यहां से लिखना होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, लेट पी बी एनी पॉइंट, ये पूरा लिखना होगा, ये पूरा लिखेगा। कहां तक लिखेगा हम बता दे रहे कहां तक लिखेगा, ये स्टार भी लिखेगा, ये वाला भी लिखेगा, ये वाला भी लिखेगा, ये यहां तक है ना, यहां तक, विच इज कॉल्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये लिखेगा, फिर ये वाला भी लिखेगा, देखिए ये वाला भी लिखेगा, उसके बाद का सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा, मतलब थोड़ा लेंथी जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा, ये वाला, ठीक है। प्रूफ वी हैव जे बराबर डेल फाई आई अपॉन एक्स जे, ये हमारे पास है, इसको लिख लीजिए। फाई आई का मतलब हम लोग एक्स बार आई लिखे थे, है ना, अभी देखा ना ऊपर में ये लिखे थे। अब जे डैश के बारे में थोड़ा सा कर लेंगे काम। जे डैश क्या था, डेल फाई आई अपॉन एक्स बार जे था, ठीक। अब फाई आई क्या था, तो एक्स आई था, और एक्स बार जे तो वो एज इट इज था, ठीक है ना, ठीक। ये थोड़ा रफ लिखे वो भी समझ लीजिए। एक्स क्या है भाई, यहाँ पर आर है, वाई क्या है यहाँ पर थीटा, मतलब एक्स वाई एंड आर को थीटा आर इंडिपेंडेंट, बहुत आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब समझाएंगे। सिंस एक्स बार आई, ये देख रहे हैं कहा गया एक्स बार आई, हाँ एक्स बार आई आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट देखिए एक्स बार आई आपका इंडिपेंडेंट है ना, इसीलिए एक्स बार आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बार आई अपॉन एक्स के ऊपर में एक्स के अपॉन एक्स बार जे। चेन रूल से, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से हमने ये चीज लिख दिया, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से लिख दिया, क्योंकि एक्स के कट जाएगा तो वही ना बचेगा, एक्स बार आई अपॉन एक्स बार जे, ठीक है। अब दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, ठीक है। एक्स बार आई अपॉन एक्स के अपॉन एक्स बार जे, मॉड मतलब ये हम लोग यहाँ पर डिटरमिनेंट ले रहे हैं और ये आपस में बांट दीजिए, बांट दी। अब डेल एक्स बार आई अपॉन एक्स के, इसका मतलब क्या होगा बताइए, आप ही बताइए। अभी तो मैंने दिखाया ना, ये जैकोबियन है ना, देखिए ऊपर में एक्स बार आई है, लॉजिक समझिएगा, एक्स बार आई, ऊपर में 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 एक्स बार आई, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर में एक्स बार आई, नीचे में एक्स आई, तो वो कभी भी जीरो होगा नहीं, जीरो होगा, और उसका मतलब क्या होगा, जे होगा। और यही रिवर्स हो जाए, ऊपर वाला बार नीचे आ जाए और नीचे वाला आई ऊपर चला जाए, सिर्फ एक्स आई ऊपर चल जाए, तो उसका मतलब जे डैश होगा, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, वही चीज ये हो रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए वही चीज हो रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर है बार हो जाए, लॉजिक समझिएगा, ऊपर है बार हो जाए, देखिए ऊपर है बार है तो उसका मतलब जे, नीचे बार होगा तो उसका मतलब हो जाएगा जे डैश, देखिए नीचे बार है उसका मतलब जे डैश, खत्म हो गया ना प्रूफ। और ये चूंकि इसका मतलब तो देखिए एक्स बार आई, नीचे में एक्स बार जे, इसका मतलब 1 होगा। आप कहेंगे ये 1 क्यों हुआ, है ना, ध्यान दीजिएगा, एक्स आई हमारा इंडिपेंडेंट है ना, तो इसी वजह से इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ये 1 कब होता है, जो ऊपर नीचे सेम हो जाता तब, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ भाई, इसका वैल्यू 1 ही होगा। देखिए ये आपको शायद हमको लग रहा है कि यहाँ तक तो समझ में आ गया, डिटरमिनेंट बांटे तो ये जे हो गया, जे डैश हो गया। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका वैल्यू 1 कैसे हुआ, एक्स बार आई और नीचे में एक्स बार जे का वैल्यू ये 1 कैसे हुआ, आपको अभी भी कंफ्यूजन है। आइए इसके लिए आप देख लीजिए, लेकिन आपको एग्जाम में इतना ही करना है, अगर आए तो ये आपका 14 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। रफ में आप लोग समझ लीजिए कि इसका वैल्यू 1 कैसे हुआ, यही ना आपको टेंशन है कि एक्स बार आई अपॉन एक्स बार जे का वैल्यू 1 कैसे आया। आइए समझ लीजिए, 1 दे दीजिए, 1 दे दीजिए, फिर 1 देंगे तो नीचे वाला वेरी करेगा, 2 नीचे वाला जे वेरी करेगा, फिर 2 देंगे, ऊपर में 2 फिर नीचे में 1 2 3 डॉट डॉट, फिर 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, 3 3 3 3, फिर नीचे में 1 2 3 डॉट डॉट 4 5 6 सब आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ऊपर नीचे सेम, इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब 0 हो गया, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0, फिर इसका मतलब भी 0 हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम नहीं है, ऊपर नीचे सेम, इसका मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता हुआ दिखेगा, चूंकि क्या है, आई का वैल्यू भी 1 से लेकर n तक जाएगा, जे का वैल्यू भी 1 से लेकर n तक जाएगा, तो n बाई n का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल होता है। तो देखिए इसका वैल्यू 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर 1 0, इस प्रकार चलता जाएगा। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये शक्ल ले लेगा, ठीक है ना। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है, आप लोगों को मालूम ही होगा। अब इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की क्लासेस समझ में आ गई है। अब हम लोग कोवेरिएंट वेक्टर्स, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, नहीं तो फिर इस क्लास में आप पूरा बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से, है ना, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे, किस प्रकार से पूछा जाता है बेसिक्स के साथ साथ,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने बता दिया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा था कि 2 से 3 क्लास लगेंगे, तो इसी क्लास में बहुत सारी चीज़ मैंने आपको करा दिया। अब कोई बेसिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, अब सीधा इंपॉर्टेंट पे ही फोकस करना हो, ठीक ना, जितना भी इंपॉर्टेंट है उसको कर दूंगा। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे मनोबल को दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ा दीजिए। धन्यवाद के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, और अंतिम में जाते जाते जय श्री राम, जय सिया राम, और भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।